रास्ते पर अगर कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं तो अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे और आज के सेशन का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव रियलिटी। सेकेंड, इमेजिनेशन। थर्ड, फीलिंग्स एंड रियलिटी। फोर्थ, ब्रेन एंड हार्ट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव रियलिटी। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए 2 रियलिटीज एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसे हम एक्सटर्नल रियलिटी या एक्सटर्नल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबके लिए सेम होती है, जैसा कि बारिश का होना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मेरे घर पे बारिश ज़्यादा होती है और मेरे आजू बाजू में कम। सब्जेक्टिव रियलिटी, इसे हम इंटरनल रियलिटी या इंटरनल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबके लिए सेम होती है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, जो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जाम्पल, दिन के 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है ये आपकी चॉइस होती है। अगर मुझे 100 रुपये मिले तो मैं उससे एक अच्छी बुक खरीद लूँगा, लेकिन उसी 100 रुपये से एक शराबी शराब की बोतल लेगा। एक ही जैसी सिचुएशन में 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सेकेंड, इमेजिनेशन। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। इन ऑल लिविंग बीइंग इन अर्थ, हम इंसानों को जो सबसे अलग बनाता है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के ज़रिए हम वो सब सोच सकते हैं जो रियलिटी में होता ही नहीं, और इसी वजह से हम इंसानों ने इतनी तरक्की की है। एयरप्लेन बनने से पहले वो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था। 200 साल पहले अगर कोई कहता एयरप्लेन जैसी कोई चीज़ हो सकती है तो शायद सब उसे पागल समझते, लेकिन आज एयरप्लेन्स रियलिटी में है। कोई भी आलीशान घर बनने से पहले किसी के इमेजिनेशन में होता है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल होने का सपना देखता है और उसे इमेजिन करता है, और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में लेकर आने के लिए एफर्ट्स भी लेता है। लेकिन इस इमेजिनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। रोमन फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। मतलब जो मुसीबत या तकलीफ रियलिटी में है ही नहीं, हम सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे परफॉर्मेंस और हेल्थ पर होता है। 95% of the problems we imagined doesn't exist. For example, राजू 12th एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है। वो बार बार निगेटिवली सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि जो उसने पढ़ा अगर वो एग्ज़ाम में नहीं आया तो, अगर एग्ज़ाम के दिन बीमार हुआ और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अगर एग्ज़ाम पर टाइम पर नहीं पहुंचा, या फिर हॉल टिकट घर पे भूल गया। ऐसे न जाने कितने निगेटिव बातें सोचकर ही राजू परेशान है। उसे फेल होने का डर सताने लगा। ज़्यादातर समय परेशान रहने की वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। खाना कम हो गया, रात को भी नींद मुश्किल से आती थी। इस सब का असर उसकी हेल्थ पर साफ साफ दिखाई देने लगा। राजू की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि एक सुबह जब उसे होश आया तो वो उठ भी न सका और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने जांच करने पर बताया, राजू को बेसिकली कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रीम एंग्जाइटी मतलब चिंता की वजह से राजू की फिजिकल हेल्थ खराब हो रही थी। राजू को फिजिकल सपोर्ट से ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। जब राजू को ये पता चला, राजू और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब वो सोचने लगा सब लोग उसे पागल समझेंगे, कोई इसके साथ बात नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं होंगे। राजू की इस सोच के पीछे काफ़ी हद तक हमारा सोशल सिस्टम भी है। फिजिकल हेल्थ इशू को जितना पॉजिटिवली लिया जाता है, उतना ही निगेटिवली या उससे भी बुरे तरीके से मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। सोशल एम्बैरेसमेंट, शर्म की वजह से कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर भी वो मदद मांगने से या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ तो सुसाइड की हद तक भी जाता है। सच्चाई तो ये है, हर एक इंसान को कभी ना कभी एंग्जाइटी मतलब चिंता, डिप्रेशन मतलब निराशा एंड सिमिलर मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बस इतना सोचते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं, मैं ही सबसे अलग हूँ और मेरी परेशानी का कोई हल ही नहीं है। थर्ड, फीलिंग्स एंड रियलिटी। While feelings are necessary for survival, it doesn't always tell reality.
एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इमोशंस लाइफ सेविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर इमोशन, डर। सोचो अगर हमें ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने का डर नहीं होता तो क्या होता। कोई भी ऊंचाई को सीरियसली नहीं लेता और अनजाने में ही कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सिमिलरली, क्या होता अगर हमें खुलेआम घूमते शेर से डर नहीं लगता। एग्जाम में फेल होने का डर अगर नहीं होता तो शायद बहुत से बच्चे पढ़ाई भी ना करें। अब ये सारे एग्जाम्पल्स तो रियल डेंजर्स के हैं जिससे फियर इमोशन हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होना शुरू होता है जब रियल डेंजर्स के साथ साथ हम इमेजिनरी डेंजर से भी डरने लगे, जैसा कि राजू के साथ हुआ। अब ऐसा नहीं कि राजू जो सोच रहा है वो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है कि जो उसने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आए, या फिर वो हॉल टिकट घर पे भूल जाए, या फिर वो बीमार हो जाए। अब प्रॉब्लम इसमें है कि राजू ज़रूरत से ज़्यादा डर रहा है। इन अदर वर्ड, उसका इमेजिनेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, खुलेआम घूम रहे शेर से डर कर भागना बिल्कुल सही है, लेकिन कॉकरोच या छिपकली को देखकर डर कर भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। भागने की ज़रूरत तो कॉकरोच या छिपकली को है। हमारे लिए तो बस उनसे थोड़ा सा दूर रहना इतना ही सफिशेंट है। लेकिन कुछ लोग कॉकरोच से इतना डरते हैं मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। दरअसल बेचारा कॉकरोच भी हमें देखकर उतना ही डरा होता है जितना कि हम। समझने वाली बात यह है कि उसका डरना जायज़ है, और कॉकरोच को अगर उसकी लाइफ बचानी है तो उसने हमसे डरना भी चाहिए। चलो मान लो अगर कॉकरोच के साथ हम 1-to-1 फाइट करें तो क्या होगा। चलो मान लो कॉकरोच अपने 10-15 दोस्तों को फ़ोन करके बुलाता है और उनसे कहता है, भाई लोग चलो अपने को एक आदमी को टपकाना है। फिर भी रियलिटी में डरने की ज़रूरत किसे है। सिंपली कॉकरोच से हमें डर लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कॉकरोच सच में डेंजरस है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इमोशंस हमेशा हमें सच नहीं बताते। कभी कभी इमोशंस रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई रियल डेंजर्स एंड इमेजिनरी डेंजर्स। Cockroaches are not dangerous, but still I don't like them. Unnecessarily, I don't need to fight with them, but if need arise, I can handle it. Fourth, brain and heart. The most important part of the body. दुनिया के 7 वंडर्स में से एक अति विशाल पिरामिड्स इजिप्ट में नियरली 4500 ईयर्स बनाए गए, जिसमें राजा की मृत्यु होने पर उनकी डेड बॉडीज को रखा जाता, जिन्हें हम ममीज के नाम से जानते हैं। इस पर हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनी है। उस वक्त इजिप्शियंस डेड बॉडी में से माइंड को डिस्ट्रॉय कर देते थे, लेकिन हार्ट को बचा कर रखते। उनका मानना था हार्ट में आत्मा का वास होता है। 2300 ईयर्स बिफोर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल भी हार्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एरिस्टोटल के विचारों ने पूरी दुनिया को काफ़ी प्रभावित किया। शायद इसी वजह से सब लोग फीलिंग्स और इमोशंस को हार्ट के साथ जोड़ने लगे और प्रेमी एक दूसरे को दिल विल देने लगे। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो इसी दिल पर टिकी हुई है। दिल, हम दिल दे चुके सनम, हमारा दिल आपके पास है, दिल तो पागल है, वगैरह वगैरह। न जाने कितने मूवीज़ हमें ये बताते हैं कि हमारी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, थिंकिंग इस दिल से मतलब हार्ट से आते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस आज ये बात साबित कर चुका है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट नहीं, ब्रेन है। हमारे सारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन हार्ट से नहीं तो ब्रेन से आते हैं। अगर ये बात फिलोसोफर एरिस्टोटल को पता होती तो वे ब्रेन को मतलब दिमाग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। और आजकल मूवीज़ के नाम कुछ ऐसे होते हैं, दिमाग, हम दिमाग दे चुके सनम, हमारा दिमाग आपके पास है, दिमाग तो पागल है। ब्रेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन का वेट ऑन एन एवरेज 1400 ग्राम होता है। ओवरऑल बॉडी वेट के कंपैरिजन में ब्रेन का वेट 2.5% है। लेकिन कंप्लीट बॉडी में से 15 to 20% ब्लड का यूज़ अकेला ब्रेन कर लेता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ब्रेन ही कर लेता है। हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। पूरी दुनिया में जितने टेलीफोनिक सिग्नल्स एक दिन में भेजे जाते हैं उतने सिग्नल्स तो एक दिन में एक ब्रेन के अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट बातें समझ ली। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव रियलिटी। सेकंड, इमेजिनेशन। थर्ड, फीलिंग्स एंड रियलिटी। फोर्थ, ब्रेन एंड हार्ट। चलो तो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ होता है।
According to World Health Organization (WHO), mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her community. मेंटल हेल्थ कल्याण की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस का सामना कर सकता है, प्रोडक्टिवली वर्क कर सकता है और समाज के लिए योगदान देने में भी सक्षम है। इस डेफिनेशन की 4 बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं का एहसास, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस का सामना कर पाना। थर्ड, प्रोडक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपना काम कर पाना। एंड फोर्थ, समाज के लिए योगदान देने की क्षमता। इसमें से पहले 2 पॉइंट्स को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ ओन एबिलिटीज़, मतलब अपनी क्षमताओं का एहसास। अगर आप मार्वल मूवीज़ के फ़ैन हो तो आपने थॉर रैग्नारोक ज़रूर देखी होगी। मूवी में दिखाया गया है थॉर का हथौड़ा उसकी सिस्टर हेला तोड़ देती है, जिससे थॉर खुद को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन मूवी के एंड में जब वो हेला का सामना कर रहा होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है, हथौड़ा तो सिर्फ एक जरिया था। ऐसे कई सारे मूवीज़ आपने देखे होंगे जिसमें हीरो को एट द एंड में उसकी क्षमता का एहसास होता है। अपार्ट फ्रॉम मूवीज़, रियल लाइफ में भी ऐसा होना पॉसिबल है, हाँ, लेकिन थॉर जैसा नहीं। कई बार हम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना अटक जाते हैं कि जो काम हमें पसंद होता है हम वो नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता है। 3 इडियट्स मूवी में फरहान को फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन अपने पिता के प्रेशर में आकर वो इंजीनियरिंग को एडमिशन लेता है। आखिर में फरहान अपने पिता को समझा लेता है कि वो इंजीनियरिंग तो कर लेगा लेकिन कभी खुश नहीं रह पाएगा। फोटोग्राफी में शायद उसे कम पैसे मिले लेकिन वो खुश रहेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो काम आपको पसंद आए वो काम आपको खुश रखेगा और इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सेकेंड, लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस, तनाव का सामना कर पाना। स्ट्रेस का मतलब फीलिंग ऑफ इमोशनल पेन एंड प्रेशर। स्ट्रेस का बिल्कुल भी ना होना या बहुत ज़्यादा होना, दोनों भी अच्छा नहीं। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होना ही चाहिए। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस ज़रूरी होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को हैंडल कर पाना ये अच्छे मेंटल हेल्थ का इंडिकेशन होता है। कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम या ज़्यादा स्ट्रेस आना भी नॉर्मल बात होती है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, एग्ज़ाम या शादी का स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब जो हमारे काम के प्रोपोर्शन में हो, न ज़्यादा न कम। सिम्टम्स ऑफ डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ। अभी जो सिम्टम्स मतलब लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिम्टम्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए है तो हमने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। फर्स्ट, फीलिंग सैड, दुखी रहना। सेकेंड, फीलिंग होपलेस, फीलिंग वर्थलेस, गिल्ट और शेम, क्रिटिसाइजिंग और ब्लेमिंग योरसेल्फ, क्राइंग स्पेल्स मतलब कि किसी कारणवश कई दिनों तक रोते रहना, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क और अदर एक्टिविटीज़, अवॉइडिंग वर्क और अदर एक्टिविटीज़, लॉस ऑफ प्लेजर और सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, फीलिंग टायर्ड, कंटिन्यूसली थका हुआ महसूस करना, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच एंड सिमिलर अदर सिम्टम्स। याद रखिए, ऐसे सिम्टम्स अगर लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए दिखते हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसे सिम्टम्स की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इमीडिएट हेल्प लेना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स। अगर आगे दिए हुए सुसाइडल सवाल के जवाब हाँ है तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्पेशली साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट, डू यू हैव एनी सुसाइडल थॉट्स? Second, would you like to end your life? And the most dangerous, do you have a plan for it? क्या सुसाइड करने का कोई प्लान आप बना चुके हो? ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर के साथ साथ फैमिली एंड फ्रेंड्स का रोल भी महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर केस में डिस्टर्ब पर्सन के फीलिंग्स को समझना और वो जो कहता है उसे ठीक से सुनना भी हेल्पफुल साबित होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, अगर कोई सुसाइड करने की बात करता है
तो उसे मजाक में मत लो, उसकी हंसी मत उड़ाओ। मेंटल हेल्थ हमारे डेली लिविंग, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इंटरेस्टिंगली ऑन रिवर्स साइड हमारी लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हाउ टू इम्प्रूव एंड मेंटेन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव एंड मेंटेन करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से 3 सबसे असरदार। फर्स्ट, ब्रेन केमिकल को चेंज करके। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के एक्सट्रीम केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन को सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्रेन केमिकल चेंज होकर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। वैसे तो ऐसा केमिकल कुछ लोग रेगुलरली लेते हैं, शराब के फॉर्म में। आपने सुना तो होगा, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। एक्चुअली शराब एक तरह का केमिकल है जो सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे पीने वाला रिलैक्स महसूस करता है, और उनके कॉन्फिडेंस के बारे में तो पूछो मत। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए बेझिझक शराब पिएंगे, लेकिन डॉक्टर्स की हेल्प लेने में उन्हें शर्म महसूस होगी। सेकेंड, फिजिकल एक्शन चेंज करने से, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का और इम्प्रूव करने का ये अच्छा तरीका है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एक दूसरे से पॉजिटिवली कनेक्टेड है। एक अच्छा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। एंड थर्ड, थिंकिंग चेंज करने से। मुझे लगता है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। थिंक, फील, बिहेव। हाउ वी थिंक अफेक्ट्स हाउ वी फील, एंड हाउ वी फील अफेक्ट्स हाउ वी बिहेव। मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे इमोशंस काफ़ी हद तक हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, और हमारा बिहेवियर हमारे इमोशंस पे। थिंकिंग चेंज करने से फीलिंग चेंज होगी, और फीलिंग चेंज करने से बिहेवियर चेंज होगा। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, एग्ज़ाम में फेल होना, स्पेशल फ्रेंड से झगड़ा होना, रिलेशन में कोई डिस्प्यूट है, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, पेरेंट के साथ, या फिर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी। जैसे हम ऐसा सोचने लगते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होती है। गुस्सा, डर, उदासी और चिंता बढ़ेगी, और हमारा बिहेवियर भी खराब होगा, और सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। चलो अभी इसी थिंकिंग को रिवर्स कर दो। सोचो एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, स्पेशल फ्रेंड से झगड़ा खत्म हो गया, रिलेशन में जो डिस्प्यूट थे वो खत्म हो गए, नया मनचाहा जॉब मिला जिससे सेटिस्फैक्शन है, और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसी सोच के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू होता है, जिससे हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड भी पॉजिटिवली चेंज होगा, और सिचुएशन को फेस करने के लिए एक नई एनर्जी मिलेगी। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम थोड़ी ना हल होगी, हमें आगे भी बढ़ना होगा। जो पॉजिटिव इफेक्ट आप लाइफ में लेकर आना चाहते हो, उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शंस लेना भी ज़रूरी है। थिंकिंग चेंज करना ये उसकी फर्स्ट स्टेप है। इमोशंस समझने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती, इट इज़ नेचुरल। लेकिन सही तरीके से सोचने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, द माइंड इज़ एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।